हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तनु आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। आज जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक सी चीज़ें जानी कि कार्बन क्या है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी यूनिकनेस है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वही पहले वाला करते हैं और उसके बाद इसके आगे वाले टॉपिक्स आज कवर करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था कि कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसीलिए हम इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस में हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो मोस्टली कार्बन से मिलकर बनी है। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन को यूज़ कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन हैं, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो इसलिए हम कार्बन को एक अलग से चैप्टर की फॉर्म में पढ़ रहे थे। फिर हमने इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स पढ़े थे कि क्यों ये ऐसा क्यों, कि कार्बन ही क्यों। तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि कार्बन जब अपने कंपाउंड्स बनाता है तो इतने ग्रेटर अमाउंट में पॉइंट्स बनाता है, ग्रेटर नंबर ऑफ कंपाउंड्स ये बनाता है कि ये बाकी सबके कंपैरिजन में भी ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से हम इसकी एक सेपरेट ब्रांच, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया था नेक्स्ट कि कार्बन क्या है और किस तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो हमने दो तरह के बॉन्ड्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, दूसरा हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो आयनिक बॉन्ड क्योंकि हमें इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमने मेन फोकस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम इसी कोवेलेंट बॉन्ड के फर्दर कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स या कार्बन के कुछ फर्दर टाइप्स पढ़ने वाले हैं और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आज का मेन टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, हमने लास्ट टाइम कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड उठाते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स जब बनाए जाते हैं तो ये फर्दर 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ तो इसकी पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके टाइप्स देखें तो सबसे पहला टाइप आता है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड। सबसे पहला टाइप जो ये बनाते हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब व्हेन एनी एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है देन इट मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर इसके बारे में देखें तो हाइड्रोजन के बारे में अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी 1 ही लिखा जाता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो इट विल बी, दिस इज द न्यूक्लियस, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन होता है वो 1 होता है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता इसके पास। अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसका पहला आ गया नंबर, इसका आउटर मोस्ट शेल, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो इट मीन्स दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको स्टेबल होने के लिए अपने फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, 2। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आएगा, इट विल शेयर इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद द अदर वन। तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन था, हम यहाँ बना देते हैं। ऐसे ही इसके जैसा हमने एक और एटम ले लिया, इसका न्यूट्रॉन, और ये उसका आउटर मोस्ट शेल, ये भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, सेम उसी तरीके से। अब देखो ये भी हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसलिए इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हमने नाम दिया सिंगल बॉन्ड। क्या नाम दिया, सिंगल बॉन्ड। अब इसको अगर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने इसको एक सिंगल डॉट से डिनोट किया। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक सिंगल डॉट से डिनोट किया है। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इसका ये इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा है, तो इसके पास ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला शेयर कर लिया इसने। ऐसे ही दूसरा जो हाइड्रोजन एटम था उसने भी ये शेयर कर लिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, अब ये 2 हाइड्रोजन एटम एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, एक बॉन्ड की हेल्प से एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, और ये जो बॉन्ड बीच में बना है इसको हमने बोल दिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दे दिया हमने इसको, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर बात। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो वो कैसे बनता है। क्लियर। इन द सेम वे अगर हम इसकी जगह पर डबल बॉन्ड के बारे में देखें तो डबल बॉन्ड क्या कहता है, चलो ये तो फर्स्ट टाइप था, सेकंड देखते हैं हम इसका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बारे में देखें तो ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। हमने जब सिंगल बॉन्ड था तो हमने कहा था कि व्हेन एनी एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये डबल है तो हमने बोल दिया 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए तो हमने उस बॉन्ड को क्या बोल दिया, डबल बॉन्ड। अगेन एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल देखें तो ये आ जाता है O2 मोलिक्यूल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 and 6। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ पे हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 6 डॉट्स बना दी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही जो दूसरा एटम लिया तो उसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन थे इसके। अब इसे कंप्लीट करने के लिए अपनी वैलेंसी को, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो इस एटम ने क्या किया ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से शेयर कर लिए। इन द सेम वे ये जो दूसरा एटम था इसने भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिए, तो दोनों के पास अब अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8, ये तो इस वाले के पास हो गए। इन द सेम वे इस वाले के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और इसलिए अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। और अब जो ये बॉन्ड बना इस बॉन्ड को हमने बोल दिया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड हो गया ये, डबल कोवेलेंट। क्लियर। चलिए अब ऐसे ही इसका अगर थर्ड टाइप देखें तो थर्ड टाइप में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड टाइप क्या कहता है, ट्रिपल बॉन्ड। इन द सेम वे जैसे हमने ये बनाया इसी तरीके से है ट्रिपल बॉन्ड भी। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है, जब कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स को। अगेन एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आ गया N2 नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 5। इट मीन्स कि अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 3, 5 है आउटर मोस्ट में, तो 8 को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन सेम आउटर मोस्ट में कितने हैं 5, 1 2 3 4 and 5, ये दूसरा हो गया 1 2 3 4 and 5। अगेन इस एटम ने इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर हो गए, इसका कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ से भी इसने ऐसे अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हमारा ये मॉलिक्यूल बन गया N2 और ये बॉन्ड बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये सारे बॉन्डिंग समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है, अब इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स और भी आ जाती हैं। 2 टर्म्स और क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखो। एक टर्म आती है हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी टर्म आती है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्ड पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक पेयर
ये टोटल जो 3 पेयर्स हैं ये कौन से हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम इन रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व नहीं है उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन वर्ड आया एलोन से, एलोन मतलब जो कि अकेले हैं, जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, किसी के साथ इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। लोन मतलब अलोन, ये याद रखना है। लोन पेयर मतलब एलोन पेयर, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हम यही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हम इन्हीं डबल ट्रिपल एंड फॉर्मल इनके एग्जाम्पल्स और भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे N2 है तो N2 की जगह पर यहाँ पर P भी आ सकता है, दैट इज फॉस्फोरस भी आ सकता है। ऐसे ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जगह पर भी फर्दर और इलेक्ट्रॉन्स लाइक सल्फर आ सकता है। तो इसी तरीके से ये अलग अलग तरह के एटम्स हैं और इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि डायरेक्टली समटाइम पेपर में जाकर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो इट विल बी लाइक कि कार्बन, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब 2 and 4, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, तो हमने बना दिए ये 2 और ये 2, टोटल हो गए 4। 2 ऑक्सीजन बनाने हैं, 1 इज दिस साइड एंड 1 इज दिस साइड। इसके पास टोटल आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए थे 8, बट इसके पास अपने तो 4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को और शेयर करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए थे, मतलब 2 शेयर करने पड़ेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिए, ये 8 कंप्लीट हो गए। इन द सेम वे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, ये भी कंप्लीट हो गए। अगर यहीं पे ही कार्बन की बात करें तो ये कार्बन का बन जाएगा सेंटर वाला। अब देखो कार्बन के भी सारे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये देखो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेम वे आप हाइड्रोजन, वाटर का भी बना सकते हैं, मीथेन का, अलग अलग जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये तो हमारा आज का टॉपिक था जो कि था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक्स में, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है दैट इज योर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्लियर? अब इसी को ही हम इस टॉपिक को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो इस टॉपिक का नाम हम रख देते हैं जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, या फिर इसी को ही अगर क्वेश्चन फॉर्म में कोई पूछेगा तो वो इस तरीके से भी पूछ सकता है, टेल मी सम रीजंस ऑफ यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिकनेस के क्या क्या रीज़न है, क्यों वो इतने ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड बनाता है। हमने यूनिक कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि कार्बन एक इतने ज़्यादा अमाउंट में बॉन्ड्स बना लेता है और इससे इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बन जाते हैं कि हम उसकी एक सेपरेट ब्रांच बना दी हमने उसकी, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलना स्टार्ट कर दिया। अब हम ऐसा यूनिक कैरेक्टर उसके पास क्यों है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो ये यूनिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी या फिर टेट्राकोवेलेंसी। एक ही बात है। अब इसको ध्यान से देखना, हमने पहले भी शायद मेरी किसी वीडियो में मैंने आप पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम कभी भी किसी भी टर्म का मीनिंग निकालना चाहे तो अगर हम उस टर्म को स्प्लिट करें देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। चलिए अब इसको स्प्लिट करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर स्प्लिट करते हैं तो देखिए क्या मीनिंग निकलता है इसका। यहाँ पे आया टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। को वर्ड आया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स, को वर्ड से क्या पता चला, कोवेलेंट बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होगा। वेलेंसी, वेलेंसी कितनी है 4। अब इसको अगर कंबाइन करें तो हमारा ओवरऑल मतलब क्या बनता है टेट्रा कोवेलेंसी का, कि कार्बन हैज अ वेलेंसी ऑफ 4, उसके पास वेलेंसी है कौन सी 4 की, एंड टू सेटिस्फाई इट, इसको सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, एंड टू सेटिस्फाइड इट कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या करेगा वो इसके लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देगा। देखो दोबारा से देखते हैं इसको, हमने क्या कहा टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा मतलब 4, को मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स, वेलेंसी मतलब
4, मतलब कार्बन की वैलेंसी तो है 4 और उस 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। जैसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमारे पास ये कार्बन का एटॉमिक नंबर अगेन 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 4, तो आउटर मोस्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो अपने पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, उसने कहा कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को हम शेयर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिया और यहाँ से ये देखो कार्बन ने टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, कितनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, 4, 1 2 3 and 4। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रा कोवेलेंसी विच इज फॉलोड बाय कार्बन। क्या प्रॉपर्टी थी कि इसके पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स से बनाए। क्लियर, चलिए ये तो हो गई ये। तो इसके बाद हमें शायद लास्ट लेक्चर में एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है। आई थिंक इस चीज़ का रीज़न मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, फिर से अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा बता सकती हूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से क्यों बनाता है। क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर कोवेलेंट नहीं बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाता है तो आयनिक बॉन्ड के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का लूज करता है, कार्बन डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके। इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेकेंड था कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है तो दे हैव टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स बट देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो कार्बन में स्टेबल रह ही नहीं पाते। इसीलिए कभी भी कार्बन आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता, हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। क्लियर, चलिए ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज योर टेट्रा कोवेलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कार्बन शो करता है वो देखें तो दैट इज योर कैटिनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या कहती है, कैटिनेशन का एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी का, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो नाम से पता चल रहा है, अगेन सेल्फ मतलब अपने साथ ही, अपने जैसे ही कोई दूसरे एटम्स हो सकते हैं, अगर उनके साथ लिंक करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन के पास एक ऐसी एफिशिएंसी है कि वो अपने जैसे ही दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, और वो भी अलग अलग वेज से। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनाया है, दैट इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन इसके अंदर अपने जैसे ही दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हुआ और उसमें उसने एक लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया। लीनियर मतलब एक बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर बना दिया। इन द सेम वे सम टाइम वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बनाता है। जैसे ये उसने एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर नीचे कुछ कार्बन जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया इसका, ब्रांच स्ट्रक्चर। क्लियर, तो ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर। थर्ड जो ये बना सकता है दैट इज साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि ये बना दिया, ये हो गया साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या है कि कार्बन अपने जैसे ही दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। जैसे हमने 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर यहाँ पढ़े, लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर और रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। इसके ये तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो कि यूनिक कैरेक्टर शो करती थी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार्बन शो करता है। जैसे एक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, जस्ट हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, दैट इज पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से ये पॉलीमर्स बना सकता है। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, अगेन स्प्लिट द टर्म, फिर से इसको स्प्लिट कर देंगे, पॉली एंड मर। पॉली मतलब होता है मेनी, मर मतलब होता है यूनिट्स। ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी सेम यूनिट्स को कंबाइन किया गया है। जैसे
एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जो कि आप अपनी रेगुलर यूज में भी लेके आते हैं। पॉलीइथीन, पॉली एंड थीन, पॉली मतलब मैनी, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मैनी क्या जुड़े हुए हैं, इथीन मॉलिक्यूल्स। इथीन मतलब C2H4। क्लियर। जब ये C2H4 मॉलिक्यूल्स को मल्टीपल नंबर्स में कंबाइन कर दिया जाए, कितने नंबर में वी डोंट नो, मतलब n नंबर में हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन। एंड पॉलीथीन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर है, क्यों पॉलीमर है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया गया है। और जब हम पॉलीमर टर्म पढ़ रहे हैं तो एक टर्म और आ जाती है हमारे पास, मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, मोनो मतलब सिंगल, मतलब पॉलीमर में जो ये एक यूनिट जोड़ी गई है, जो भी जोड़ी गई, जैसे इस केस में इथीन जोड़ी गई, तो ये इथीन क्या है, यहाँ पर मोनोमर की तरह काम कर रहा है। मतलब पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन। क्लियर। तो ये तो थी थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी और जो कार्बन शो करता है, दैट इज आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या शो करता है, वो आइसोमराइजेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी आइसोमराइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। ये आपकी बुक्स में एज इट इज़ कुछ टॉपिक तो नहीं दिया गया, बट इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आइसोमर्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स के बारे में पढ़ें तो वो क्या कहता है, इट हैज़ टू बेसिक थिंग्स। वन, वो कहता है कि इट हैज़ सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नो, it has same molecular formula, but second thing is different structural formula। structural formula क्या है इसका, अलग अलग हो, तो उसे क्या बोल देंगे हम, आइसोमर्स। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ब्यूटेन ले लेते हैं। ठीक, अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो, ये ब्यूटेन है, ब्यूट मतलब होता है 4, तो ये आ गया 4। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो इट विल बी C4H10। क्लियर। तो यहाँ पे ये देखो C4 हो गए और ये 10H हाइड्रोजन आइटम्स जुड़ गए इसके साथ। इट इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसी को ही थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इसका एक सेकेंड स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, इधर भी 10 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। इसलिए ये दो क्या हैं, दीज टू आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। क्लियर। अब यहाँ पर एक सबसे मोस्ट थिंग जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कहाँ है कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, बट वी डोंट हैव दैट मच, कि हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसके बेसिस पर हम ये चीज़ डिफाइन कर दें कि इतने फॉर्मूला, इतने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाएंगे। वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप ट्राई करते जाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आइसोमर्स बना पाएंगे। ऐसे ही आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा लीजिए, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, जैसे जैसे उठाते जाएंगे, जैसे जैसे आइसोमर्स बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि किस किस तरह से स्ट्रक्चर बनने हैं। हमारे पास एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि हम ये काउंट कर पाएँ कि इसके हम 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं या 4 बना सकते हैं। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कि कितना इसके अंदर स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो हमने आज के लेक्चर में दो मेन चीज़ें उठाई, एक टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड सेकेंड इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट टॉपिक में हम उठाएंगे होमोलोगस सीरीज and the different like alkane, alkenes and alkynes. So thank you and do like, share and comment.